ये कहानी बेंगलोर की है और कहानी करीब 19 साल पुरानी है। जैसा मैंने कहा कि रिश्तों को लेकर बहुत सारे कत्ल होते हैं, तो उसी तरीके से सोसाइटी, समाज या पद, अमीरी, गरीबी, पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे, इन लोगों का मतलब ये नहीं है कि यही लोग क्राइम करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो कहानी वो बेहद पढ़े लिखे फैमिली की कहानी है। बेंगलोर के एक नामी वकील की एक बेटी जिसका नाम है शुभा शंकरा नारायण, करीब उम्र 27 साल शुभा की। बाप नामी वकील, अच्छी खासी इज्जत कानून की दुनिया में, और पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी वकालत करना चाहती थी। बाकायदा उसने BMS कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की, वहाँ पे कॉलेज में दाखिला लिया और लॉ की पढ़ाई करनी शुरू की। धीरे धीरे वक्त बीता। 2003, ये बात है दिसंबर की, और वो भी दिसंबर की तारीख, बल्कि नवंबर 2003। नवंबर 2003 में शुभा के पिता ने शुभा का रिश्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तय किया। उसका नाम था BR गिरीश। BR गिरीश 30 साल का एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी अच्छे परिवार से। शुभा और गिरीश का परिवार पड़ोसी था, तो बचपन से दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। शुभा को गिरीश के घर वाले जानते थे, गिरीश को शुभा के घर वाले जानते थे। गिरीश अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, इंटेल में जॉब करता था वो, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो घर वालों ने, खासतौर पर शुभा के पिता ने कहा कि ये रिश्ता अच्छा रहेगा उनकी बेटी के लिए, अच्छा लड़का है। उन्होंने गिरीश के साथ 30 नवंबर 2003 को एंगेजमेंट कर दी, सगाई, और शादी अप्रैल 2004 में होनी थी। तो नवंबर 2003 में सगाई हो गई। सगाई के सिर्फ 3 दिन बीते थे। इसके बाद 3 दिसंबर 2004 की तारीख आती है, 3 दिसंबर 2004। शुभा गिरीश से कहती है कि तुम मुझे आज डिनर पे ले चलो अपने मंगेतर से, फियांसी से। गिरीश भी खुश होता है कि चलो, उसकी मंगेतर ने कहा है सगाई की चौथे ही दिन कहीं बाहर चलना है, डिनर करना है। तो शाम को शुभा मिलती है गिरीश से, और गिरीश उसको पहले अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है, अपने कोलीग से मिलवाता है, बड़ा खुश भी होता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर एक कॉटन टावर्स एयरपोर्ट के करीब है, ओल्ड एयरपोर्ट के, वहाँ पे एक रेस्तरां में जाते हैं और दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रात करीब 9:30 का वक्त था। अब ये घर लौट रहे हैं। जब ये घर लौट रहे थे, कोरामंगला और इंदिरा नगर स्ट्रेच के पास वहाँ पे एक फ्लाइंग लैंडिंग स्पॉट है। आमतौर पर जब किसी भी एयरपोर्ट के आप बाहर देखेंगे जो सड़क जाती है, तो उसके करीब से प्लेन टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए बहुत नीचे, बहुत करीब से दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर उसे देखते हैं। हम लोग खुद IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जब भी गुजरते थे तो रुक जाते थे, क्योंकि इतने नीचे से फ्लाइट को कभी देखने का मौका नहीं मिलता। तो वहाँ पे बहुत सारे जो तमाशबीन हैं, इस तरह के लोग हैं, वो रुक जाते हैं। तो ये दोनों भी डिनर करके लौट रहे थे, शुभा और गिरीश। तभी शुभा ने कहा गिरीश से कि थोड़ा यहाँ पे इस फ्लाइंग लैंडिंग स्पॉट पर रुकते हैं, प्लेन देखते हूँ लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए। गिरीश को भी लगा उसकी फैंसी कह रही है, उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। गिरीश काइनेटिक होंडा थी उसके पास, काइनेटिक पे थे दोनों। उन्होंने काइनेटिक को साइड में लगाई और वहीं खड़े हो गए, प्लेन के लैंड करने और टेक ऑफ करने के मंजर को देखने लगे। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि अचानक गिरीश के दाहिने सर के तरफ एक वजनी चीज से किसी ने हमला कर दिया। वहां पर रोशनी बहुत ज्यादा थी नहीं। चोट इतनी गहरी थी कि गिरीश वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद जो हमलावर थे वो किसी बाइक पे थे, वो वहां से भाग गए। शुभा बदहवास हो गई, चीखने रोने लगी। किसी तरीके से वहां से गुजर रही एक कार को उसने मदद के लिए रोका। कार वाला भी शरीक था, वो रुक गया। इसके बाद वो घायल गिरीश को लेकर फौरन वहाँ से पास में ही एक हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल, वो वहाँ ले जाती है। वहाँ डॉक्टर इसका इलाज शुरू करते हैं। इस दौरान में घर वालों को भी खबर कर दी जाती है, दोनों फैमिली वहाँ पहुँच जाते हैं। पूरी रात बीतती है, डॉक्टर तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन अगली सुबह यानी कि 4 दिसंबर की सुबह 8:05 पर डॉक्टर गिरीश को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। गिरीश की मौत हो गई। जैसे ये होता है, इसके बाद अब गिरीश के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वो पुलिस स्टेशन में जाकर, ये विवेक नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट लिखाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी
होने वाली बहू और बेटे दोनों खड़े थे और किसी ने मारा। अब इस कत्ल की जो चश्मदीद थी वो इकलौती थी शुभा। सबसे पहले पुलिस शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करती है। शुभा बताती है कि वो उसने ही डिनर के लिए फोर्स किया था, फिर वो डिनर ले गया, ऑफिस ले गया। उसके बाद मैंने ही कहा था कि हम टेक ऑफ और लैंडिंग यहाँ पे देखना चाहते हैं, वो यहाँ ले आया और हम लोग अभी ये देख ही रहे थे कि अचानक पीछे से किसी ने अंधेरे में सर पे वार किया और निकल गया, बट हमलावर कौन था मैं देख नहीं पाया। शुभा सदमे में थी, लगातार रो रही थी। 3 दिन पहले जिसकी सगाई हुई है उसके उस होने वाले पति की अचानक मौत किसी को भी गहरा सदमा लगेगा। तो पुलिस ने भी पुलिस या अंदाज में नहीं, एक इंसानियत के नाते जितनी पूछताछ की, बट पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस ढूंढ रही है। 2003 की बात है, तब सीसीटीवी और ये सब इतना ये सब नहीं था जो आज के दौर में है। बट पुलिस अपने केस में लगी रही। विवेक नगर पुलिस के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, कई दिन तक उन्होंने जांच की, जैसे स्पॉट पे, बाकी हर तरह से, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई और सगाई, कहीं गिरीश का किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर, कोई ऐसा एंगल, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान में फिर पुलिस ने हर एक चीज़ चूँकि तफ्तीश की थी, तो जो सगाई हुई थी 30 नवंबर को, पुलिस ने कहा कि उसके वीडियो को देखते हैं, क्योंकि दिन वीडियो शूट हुआ था। शादी सगाई में हमारे यहाँ एक तरह का फैशन है, हम लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद उसमें देखें, उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, कोई दुश्मन नज़र आए, कोई ऐसा कैरेक्टर नज़र आए जिससे इस केस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आईयू ने बैठकर अब गिरीश और शुभा की सगाई के वीडियो देखने शुरू किए। हर एक मेहमान के चेहरे को टटोलना शुरू किया, शुरू से आखिर तक। किसी मेहमान के चेहरे से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे वो गिरीश के कत्ल की पहेली को सुलझा सके। हर मेहमान, हर रिश्तेदार के चेहरे पर नजर डालते 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 अचानक आईओ की नजर शुभा के चेहरे पर पड़ी। जब उसने वीडियो देखना शुरू किया, उस पुलिस अफसर ने, इंस्पेक्टर ने, आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिव अफसर ने, तो उसका पहला मकसद यही था कि इस सेरेमनी में आए हुए लोगों के चेहरों को पढ़ूं और कुछ ना कुछ उसमें से निकालूं। और इस चक्कर में वो शुभा को ही देखना भूल गया था। लेकिन अब आखिरी में जब कुछ नहीं मिला तो उसने गिरीश और शुभा के ऊपर नजर डाली। रिंग सेरेमनी में दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन शुभा के हाव भाव और चेहरे को देखकर आईओ को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा जिस लड़की की सगाई है वो लड़की कहीं से खुश नजर नहीं आ रही, और वो लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। बैठती है तो थोड़ा खिसक जाती है, चेहरे पे उसके तनाव है, चेहरे पे गुस्सा भी है। और किसी भी लड़का और लड़की की जब शादी होती तो उस दिन चेहरे पर अलग चमक होती है, खुशी होती है। वो सारी चीज़ें काफूर हैं, गायब हैं। आईओ को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद शुभा, कम से कम इस वीडियो से लग रहा है कि इस सगाई से और इस रिश्ते से खुश नहीं है। अब लेकिन ये सिर्फ एक आकलन था, अंदाज़ा था, हकीकत में क्या था नहीं मालूम। लेकिन आईओ को कहीं ना कहीं शुभा पे थोड़ा सा डाउट हुआ। अच्छा, 2003 के ज़माने में उस वक्त ये जो मोबाइल, जो CDR कॉल डिटेल हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, मोबाइल से लोकेशन की बात करते हैं, ये बड़ा नया नया था। आमतौर पर पुलिस इसका यूज़ नहीं करती थी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का, या फिर मोबाइल से किसी केस को सॉल्व करने का। ये चीज़ें थी ही नहीं हमारे सिस्टम में। ये तो बहुत 2010 के बाद रफ्तार पकड़ी। अब तो खैर किसी भी केस में सबसे पहले आप मोबाइल ही सबसे बड़ा सबूत और सुराग बन जाता है। 2003 में ये बात नहीं थी, लेकिन जब वीडियो देखा तो उसके बाद लगा कि शुभा के ऊपर कुछ डाउट हुआ। लेकिन अब इस डाउट को और आगे कैसे क्लियर करें। वो जो आईओ थे वो नए नए टेक्नोलॉजी के भी सेवी थे, टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था। शुभा और उसका परिवार पढ़ा लिखा अमीर, पिता उसके नामचीन वकील, शुभा के पास भी मोबाइल। तब आईओ ने कहा कि शुभा के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खोलते हैं और इससे कोई जानकारी मिलेगी। अब इसके बाद शुभा के मोबाइल को लिया गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो CDR है उसको छाना गया, तो पता चला कि उसमें एक नंबर पे लगातार बातचीत हो रही थी 3 दिसंबर 2004 को, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ। पुलिस ने सबसे ज़्यादा जो बात हुई थी उसी एक नंबर से हो रही थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर जो है ये अरुण शर्मा नाम के एक लड़के का है, और जो अरुण है वो भी BMS कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन
शुभा से 2 साल जूनियर है और ये नंबर अरुण का था और अरुण लगातार उससे बातचीत कर रहा था। अरुण वर्मा 19 साल का लड़का, शुभा से करीब 5-6 साल छोटा। अब इस नंबर पे इतनी बात, इंसिडेंट के दिन बात, फिर पुलिस ने कहा कि अब ये कॉल डिटेल से तो ये तो पता चला बातचीत हो रही है, अब लोकेशन भी ट्रेस करते हैं कि उस दिन मोबाइल का लोकेशन कहाँ था। अब शुभा तो ऑलरेडी थी गिरीश के साथ, तो उसका लोकेशन उसी जगह पे मिलना था जहाँ पे हमला हुआ, जहाँ पे उसको मारा गया। लेकिन जब अरुण वर्मा के मोबाइल के लोकेशन को खंगाला गया तो पता चला कि उसका लोकेशन भी उसी जगह के आसपास था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये लोग वहाँ थे, हमलावर इन्हीं में से कोई है। इसके बाद पुलिस ने अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। अरुण वर्मा ने कहा कि मैं उस वक्त इस शहर में ही नहीं था। पुलिस ने उससे पूरी पूछताछ की। अरुण वर्मा ने इनकार किया। पुलिस को उस वक्त ये भी लगा कि पता नहीं मोबाइल के लोकेशन और ये कॉल जो CDR है अदालत में मानी जाएगी भी कि नहीं, क्योंकि तब तक ये सब चीज़ें बने, जैसा बताया, हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं हुआ करता था इतने बड़े पैमाने पे। तो पुलिस को लगा पकड़ लूँ और अदालत कहे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, एक मोबाइल के भरोसे आप किसी को कातिल थोड़ी ठहरा सकते हैं, तो बेइज्जती होगी। आयु होशियार था, उसने अरुण वर्मा को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया, बोला जाओ। अरुण वर्मा बाहर निकलता है थाने से। इस दौरान में दोनों मोबाइल को आईओ ने रिकॉर्ड पे लगा दिया। वो और पुख्ता सबूत चाहता था। अरुण वर्मा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर निकलते वो पहला कॉल शुभा को करता है। कहता है आज मुझे पुलिस ने बुलाया और ऐसे से पूछताछ की। शुभा कहती तूने कुछ बताया तो नहीं? कहता नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने तो घुमा दिया, मैं तो था ही नहीं शहर में। मुझे लगता, उसने लगा कि पुलिस को तुझ पे यकीन है। उसने कहा हाँ मुझे लगता है मेरी सारी बातचीत से यकीन हो गया है। जब ये बातचीत हुई और रिकॉर्डिंग आई, पुलिस के सामने तस्वीर क्लियर हो गई। इसके बाद पुलिस सीधे शुभा को उठाती है। हालांकि शुभा को उठाना बिना सबूत के भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके पिता एक नामचीन वकील थे। लेकिन खैर पुलिस शुभा को उठाती है। उसके बाद उसके सामने सारे सबूत रखती है। कहती ये रहा तुम्हारा लोकेशन, ये तुम्हारी बातचीत और ये अरुण वर्मा का लोकेशन। इसके बाद अरुण वर्मा को उठाया जाता है। अरुण वर्मा थोड़ी ही देर में टूट जाता है। 19 साल का लड़का लॉ की पढ़ाई कर रहा है। पता चलता है कि शुभा अरुण वर्मा से प्यार करती थी और दोनों का रिश्ता करीब 2-3 सालों से था। कॉलेज में जूनियर था। शुभा अरुण वर्मा से शादी करना चाहती थी, अरुण भी शुभा से शादी करना चाहता था। लेकिन फिर अचानक शुभा के पिता को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया। जैसे ही पता चला, शुभा के वकील पिता ने फौरन आनन फानन में अपने पड़ोसी गिरीश के साथ शुभा का रिश्ता तय कर दिया और 30 नवंबर को दोनों की सगाई कर दी। शुभा इस सगाई से खुश नहीं थी। हालांकि गिरीश एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटेल जैसी कंपनी में। लेकिन शुभा को गिरीश की सादगी, उसका सिंपल लाइफ स्टाइल ये पसंद नहीं था। उसे थोड़े हाई फाई लाइफ, थोड़ा किक जिसमें कहते हैं आए, उस तरह की ज़िंदगी पसंद थी। उसे लगा कि गिरीश जैसा शख्स उसकी ज़िंदगी के लिए उसमें फिट नहीं है। बड़ी सिंपल लाइफ है उसकी, बड़ा सिंपल रहता है, सादगी है, कोई शोशेबाजी नहीं है, और उसे ये सब पसंद नहीं था। उसे पसंद था अरुण वर्मा। उसने पिता के दबाव में सगाई तो कर ली, लेकिन कहते हैं कि सगाई के दिन जो उसकी ब्यूटिशियन थी, जो उसका मेकअप करे थे, उसने कहा था कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, शादी से पहले ही भाग जाऊँगी, ऐसे मार दूँगी। ये सब बाद में गवाही में आई। तो जब शादी नहीं करनी थी, सगाई हो गई। सगाई के बाद शुभा लगातार परेशान थी। अरुण वर्मा से उसने बात की। 3 दिसंबर 2004 को अरुण वर्मा, शुभा और अरुण के कज़न और उसका एक दोस्त, 4 लोगों के बीच 76 टाइम्स कॉल पे बात हुई, मोबाइल पे। ये सारे रिकॉर्ड आए। और उसके बाद शुभा ने कहा कि अब ये सगाई तभी टूटेगी जब गिरीश इस दुनिया से निकल ले। अरुण वर्मा तैयार हो गया। अरुण वर्मा ने अपने कज़न को इसके साजिश में शामिल किया और एक दोस्त को। इसके बाद प्लान ये किया गया कि 3 तारीख की शाम को तुम उसको डिनर के बहाने अपने साथ ले जाओ और फिर इसी फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर लेकर आओ, क्योंकि वहाँ पे सन्नाटा भी होता है और अंधेरा भी होता है और वहाँ पे मारना आसान होगा। उसी प्लानिंग के हिसाब से शुभा अचानक रूट बदलवाती है और गिरीश को कहती है मुझे फ्लाइंग लैंडिंग स्पॉट पे ले चलो, प्लेन लैंड और टेक ऑफ करते हुए देखना है। और लगातार वो अपनी लोकेशन बताते जा रही थी। फ़ोन पे थी, मैसेज कर रही थी अरुण को पता था ये कब कहाँ से गुजर रही है। अरुण लगातार अपने कज़न और एक दोस्त के साथ 2 अलग अलग बाइक पे
उनके पीछे था। इसके बाद प्लानिंग के हिसाब से ये लोग फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट है वहाँ पे रुके। जैसे ही मौका मिला, कोई और शख्स आसपास में था नहीं, जानबूझ के शुभा ग्रीश को इस तरह से कोने में भी ले गई कि वहाँ कोई और ना आए। इसके बाद अचानक अरुण के दोनों कज़न और दोस्त उतरते हैं, अंधेरे में पीछे से चुपके से जाते हैं और लोहे के एक वजनी रॉड से ग्रीश के सर के दाहिने हिस्से पर एक जोर से मारते हैं। वो घातक हो गया, वहीं पे गिर गया ग्रीश और अगले दिन मौत हो गई। हमला करने के बाद ये दोनों आगे चलकर वहीं पे एक झाड़ी में उस हथियार को, जो रॉड था, उसको फेंक देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक आईओ के एक वीडियो देखकर सगाई की और उसमें एक चेहरा, एक होने वाली दुल्हन की खुशी नहीं है, पहला शक गया। कॉल डिटेल ने बाकी चीज़ें की और ये वो केस है जिसको अदालत ने बाद में ये सारे कॉल डिटेल, फ़ोन के डिटेल, इन सारी चीज़ों को माना। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा गया। बेंगलोर में ये खबर बड़ी सुर्खियों में रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चला और ये जो गिरफ्तारी हुई थी करीब 50 डेज़ के बाद हुई थी कत्ल के, जब ये केस खुला था। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला 2004 से लेकर 2010 तक। मई 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुभा, अरुण और उसके दोनों साथियों, कज़न और दोस्त, इन चारों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद ये मामला, इस सज़ा के ख़िलाफ़ चारों अक्यूज्ड हाईकोर्ट पहुँचे, कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इन चारों की उम्र कैद को बरकरार रखा। अब इनके पास आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट था। ये सुप्रीम कोर्ट गए। अब तक इनको जेल में रहते हुए करीब 10 साल हो चुके थे। अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनके बेल पे या बाकी चीज़ों पे जो फैसला होगा वो तो होता रहेगा, फिलहाल इन्हें ज़मानत दे देते हैं। अगस्त 2014 में शुभा, अरुण, बाकी लोग ज़मानत पर बाहर आ गए और अब भी ज़मानत पर बाहर है। तो ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे अपना फियांसी पसंद नहीं था, जिसे अपना होने वाला पति पसंद नहीं था, उसे किसी और से प्यार था, वो किसी और से शादी करना चाहती थी। तो जो मैंने शुरू में कहा, इसका एक तरीका ये भी था कि थोड़ा हिम्मत करके अपने पिता से कहती कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, और आप करोगे। बहुत ज़्यादा होता तो भाग जाती अरुण के साथ। कम से कम किसी माँ बाप का एक जवान बेटा तो नहीं खोता। उन माँ बाप पे क्या बीती होगी। और इस कहानी का अफसोसनाक पहलू ये है कि करीब 140 से ज़्यादा हियरिंग्स हुई। ग्रीश के माँ बाप वैसे ही टूट चुके थे उसकी मौत के। उसके पिता लगातार अदालत में जाकर हाज़िरी लगाते, हियरिंग सुनते। उन्हें बस एक ही उनकी तमन्ना और दुआ थी कि उनके बेटे के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन जब अदालत ने फैसला सुनाया उम्र कैद, उससे पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी सदमे की वजह से। तो बेटा बेवक्त जिसकी जान ले ली, पिता सदमे में चल बसे, पूरा घर उलट पुलट होकर रह गया। और किसकी वजह से? एक लड़की की वजह से। उसे नहीं करनी थी शादी, नहीं करनी थी सगाई, तो साफ मना कर देती। ग्रीश से भी शेयर कर सकती थी, हो सकता था ग्रीश ही उसके घर वालों को समझा देता। लेकिन अब वो कातिल हो गई। जिसके प्यार में उसने कत्ल किया वो भी कातिल बन गया। और अब दोनों, एक ठप्पा लगा हुआ जिनके ऊपर कत्ल का वो दाग है, वो भी लग गया है। तो मालूम नहीं लोग ये सब करने से पहले ऐसा सोचते क्यों नहीं है। तो ये थी अफसोसनाक कहानी।